सो बच्चे रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर। तो बच्चे उसमें हमने कुछ ब्रीफ्स लिए थे, कुछ चीजों के बारे में बात की थी कि प्लांट में स्ट्रक्चर क्या है रेस्पिरेशन के लिए। एडिशनली हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात की थी। लेकिन बच्चे एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान और एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हमने बात किया था कि कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और एटीपी बन रहा है, पर एक चीज बेटा दोनों में कॉमन थी। हमने एरोबिक रेस्पिरेशन का जब सीक्वेंस किया था उसमें हमने कहा था कि ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और वो पायरुवेट जो है फिर वो आगे बढ़ता है फॉर क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलेगा और उसके बाद एटीपी की भी सिंथेसिस होती है। तो बच्चे इस प्रोसेस के दौरान एक स्टेप है जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन रहता है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। बस फर्क ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन की तरफ बढ़ता है, यानी कि वो पायरुवेट बनाएगा ग्लाइकोलिसिस की हेल्प से और अल्टीमेटली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर with large amount of ATP, that is 36 to 38 ATPs। ये 36 to 38 ATPs का कॉन्सेप्ट हम आगे करेंगे बेटा, ठीक है। सो पायरुवेट जो है उस कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। यहाँ पे बेटा ग्लाइकोलिसिस हो रहा था, है ना। और दूसरा स्टेप यहाँ पे हो रहा था क्रेब्स साइकिल। लेकिन बच्चे एनारोबिक रेस्पिरेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में भी एक स्टेप है जो कॉमन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वो मोड जिसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के एब्सेंस या लैक में हमारे पास फूड का ऑक्सीडेशन होता है लेकिन इनकम्प्लीट। लेकिन बच्चे इसमें भी यही सीक्वेंस रहता है कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और अल्टीमेटली हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं, इट्स आइदर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, ठीक है। और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 ATPs मिलते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे पास यहाँ पे जो पायरुवेट बना है वो भी ग्लाइकोलिसिस की हेल्प से बना है, और यहाँ पे हमारे पास क्रेब्स साइकिल की जगह फर्मेंटेशन जो है वो होती है। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम एक्चुअली कंपेयर करें दो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को तो दोनों में ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन स्टेप आ रहा है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो रहा है यहाँ पे और ऑक्सीजन के एब्सेंस में या लैक में भी हो रहा है। तो ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं चाहता, यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इस प्रोसेस के लिए नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं भी होगा ये प्रोसेस होगा, यानी कि ऑक्सीजन से इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो बच्चे इट्स क्रेब्स साइकिल एक्चुअली विच रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर प्रोसेस टू अकर। तो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर बनाना है, और वाटर बनाना है यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन करनी है विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। इसके लिए क्रेब्स साइकिल होना जरूरी है और इसी क्रेब्स साइकिल को ऑक्सीजन चाहिए ग्लाइकोलिसिस होनी, ठीक है। सो बच्चे इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। ग्लाइकोलिसिस यानी कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है। 10 स्टेप्स है रिएक्शंस के, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट 10 स्टेप्स में बनेगा। वो 10 स्टेप्स क्या है वो डील करते हैं बेटा, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट कर रही बेटा। सो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस। टर्म रिप्रेजेंट कर रही है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस। तो बच्चे अनदर टर्म फॉर दिस ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस इज EMP पाथवे। EMP पाथवे, EMP मतलब वो 3 रिसर्चर्स जिसने इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था, जिसमें से E रिप्रेजेंट्स एम्डन, M represents Meyerhof
एंड P रिप्रेजेंट्स पार्नस, यानी कि एम्डन-मेयरहोफ एंड पार्नस पाथवे, इन तीनों ने मिलकर ये पाथवे रिप्रेजेंट किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था। उन्होंने बताया था कि एक्चुअल ग्लूकोज किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है। तो बच्चे जैसे मैंने कहा था, ग्लाइकोलिसिस जो है इट्स एन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये प्रोसेस हो जाएगा। तो पायरुवेट की सिंथेसिस यानी कि पायरुविक एसिड की सिंथेसिस होगी। तो बच्चे इसमें ग्लूकोज जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट यानी कि 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बनेंगे। फाइन। तो बच्चे अब इसमें सीक्वेंस क्या है, 10 स्टेप रिएक्शन है जैसे मैंने कहा, तो अब क्या सीक्वेंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ ग्लूकोज से। तो जब क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो डाइजेशन के दौरान बना है, डाइजेशन के दौरान रिलीज होकर ये ब्लड में आ गया, एब्जॉर्ब हो गया था, है ना। तो ये ग्लूकोज जो है जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो शुगर लेवल बढ़ गया, तो शुगर लेवल बढ़ने के बाद इंसुलिन रिलीज होगा। तो बेटा सेल जो है, हमने बायोमोलिक्यूल्स में एक प्रोटीन पढ़ा था, दैट इज GLUT4 प्रोटीन, जो सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जो ग्लूकोज को ट्रैप करके सेल के अंदर रिलीज कर लेता है। तो बच्चे ग्लूकोज जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में आया तो रिलीज हुआ इंसुलिन का। तो इंसुलिन ने इस GLUT4 प्रोटीन को कहा कि ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाओ। तो ये GLUT4 प्रोटीन इंसुलिन की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो गया और इसने ग्लूकोज को सेल के अंदर यानी कि उसके साइटोप्लाज्म में भेज दिया। तो ग्लूकोज जो है अब साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, अब ग्लूकोज जब यहाँ पे पहुंचता है, अब आगे का प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस कर रहे हैं, तो ग्लूकोज जो है ये अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद अपनी पहली चेंज शो करेगा, यानी कि पहला स्टेप। तो इस पहले स्टेप के दौरान क्या होगा, हमारे पास जो ग्लूकोज है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोराइलेटेड कंपोनेंट, दैट इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। लेकिन बच्चे भी नॉर्मल ग्लूकोज था, ग्लूकोज में 6 पोजीशंस होती हैं। अगर हम रिकॉल करें इसका स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर था, फर्स्ट कार्बन ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। ठीक है, तो फर्स्ट ये कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ ये, और 6 पोजीशन यहाँ पे थी CH2OH, है ना। तो बच्चे अब क्या होगा, इस 6 पोजीशन पे फॉस्फेट आके जुड़ने वाला है। तो नॉर्मल ग्लूकोज में 6 पोजीशन पे फॉस्फेट आना है, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फिर बनेगा। लेकिन अब ये फॉस्फेट आया कहाँ से, ये फॉस्फेट आता है बेटा हमारे पास ATP से। तो एक ATP जो है वो आया, उस ATP ने अपना फॉस्फेट ग्रुप दिया ग्लूकोज को, उसकी 6 पोजीशन पे अटैच किया और बना दिया ADP। ठीक है, तो ADP रिलीज हो गया और वो फॉस्फेट जो ATP से निकला वो फॉस्फेट ग्लूकोज ने टेकअप कर लिया। ठीक है, तो ग्लूकोज टेकअप करने के बाद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन गया। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास यूज हुआ एंजाइम, क्योंकि हमने खुद ही बात की थी कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, और मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिक फ्लक्स के लिए और टर्नओवर और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तो ईच एंड एवरी स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस आल्सो, एवरी स्टेप इज एंजाइम कंट्रोल। तो एवरी स्टेप जो है वो एंजाइम कंट्रोल रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। तो पहले स्टेप के दौरान हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हुआ, ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप आया है बेटा।
तो एंजाइम जो है जो यहाँ पे ट्रांसफर करवाएगा वो है ट्रांसफरेज नेचर का काइनेज एंजाइम। तो दैट एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज। काइनेज इंक्लूड्स फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफरिंग एंजाइम्स। तो बच्चे ग्लूकोज जो है उसको ऊपर फॉस्फेट आ गया, ट्रांसफर हुआ ग्रुप का एटीपी से ग्लूकोज में, ठीक है। तो बच्चे अब इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, एक एटीपी यूटिलाइज हुआ। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अल्टीमेटली कन्वर्जन हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। लेकिन यहाँ पे एक फर्स्ट स्टेप देखो, हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आइसोमर्स है ना, दोनों आइसोमर्स है, जिसमें से ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज जो है वो एक कीटोज शुगर है। तो यहाँ पे आइसोमरेज बन रहा है। तो बच्चे इसीलिए यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट इज फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज तो फिफ्थ क्लास से बिलोंग कर रहा है, यानी कि आइसोमरेसिस से बिलोंग कर रहा है ये एंजाइम, है ना। तो बच्चे फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज ने इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अब अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप बच्चे, ये जो वो स्टेप है ना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, प्लांट जो है वो मेनली सुक्रोज जो है वो स्टोर करते हैं, बनाते वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज है, पर स्टोर जो है उस ग्लूकोज को करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज रहेगा। लेकिन जब प्लांट को उस सुक्रोज की जरूरत पड़ती है, पहले वो उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, फिर ग्लूकोज को इस स्टेप से और फ्रक्टोज यहां से ऐड होता है। तो फ्रक्टोज भी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के अंदर ऐड होगा बेटा, ठीक है। तो वो भी सीक्वेंस में आएगा, तो यहां से एडिशन हो जाती है। तो बच्चे फ्रक्टोज जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अब कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। तो बच्चे एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, अब फर्स्ट फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट ग्रुप आ गया अदर देन 6 फॉस्फेट 1,6 बाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे भी हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है विद यूटिलाइजेशन ऑफ अ सिंगल एटीपी मॉलिक्यूल, और वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो एंजाइम था दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, यहाँ पे भी काइनेज जो है वो यूज हुआ, ठीक है। सो यहां तक हमारे पास स्टेप्स थे। अब इसके बाद इस स्टेप के बाद बाइफोकेशन होने वाली है, यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट दो प्रोडक्ट्स में टूटने वाला है। तो टूटने के लिए हमारे पास एंजाइम जो यूज होगा वो भी उससे भी हम फैमिलियर है बेटा, वो हमने क्लासिफिकेशन के दौरान भी रीड किया था बायोमोलिक्यूल्स। तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट गेट्स ब्रोकन डाउन और गेट्स स्प्लिट डाउन इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगर बायोमोलिक्यूल्स रिकॉल करें तो हमने उसमें पढ़ा था कि DHAP जो है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये दोनों ही ट्रायोसिस है, यानी कि मोनोसेकेराइड विद 3 कार्बन, ठीक है। तो DHAP में स्प्लिट हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो सिंपल वही कंपाउंड है, 3 कार्बन G3P और DHAP बना। लेकिन इसके लिए जो एंजाइम यूज होगा वो है एल्डोलेस बेटा। एल्डोलेस लाइसिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि फोर्थ कैटेगरी, क्लासिफिकेशन में फोर्थ क्लास एंजाइम की लाइसिस उससे बिलोंग करता है एल्डोलेस। उसमें हमने कहा था ना कि ग्रुप जो है वो अलग हो जाते हैं और ग्रुप अलग से हमारे पास एक कंपाउंड बना लेते हैं और मेन चेन अलग रह जाती है। तो बस वही चीज हुई है, वही स्प्लिटिंग हुई है इसमें भी। तो बच्चे DHAP और G3P बन गया, और ये G3P और DHAP आपस में भी बेटा इंटरकन्वर्टिबल है। इसके लिए भी एंजाइम यूज होता है दैट इज फॉस्फोट्रायोस
आइसोमरेज, ट्रायोस फॉर 3 कार्बन शुगर। ठीक है, तो आपस में भी ये कन्वर्जन शो करेंगे। तो बच्चे अब प्रोसेस जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से शुरू होगा। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, वो ये कि अभी तक एक एक मॉलिक्यूल के साथ हम बात कर रहे थे। एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, एक 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, सिंगल मॉलिक्यूल अभी तक। लेकिन अब स्प्लिटिंग हो गई एक एक मॉलिक्यूल और में, डीएचएपी अलग और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अलग। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो प्रोसेस में आगे बढ़ जाता है। वो प्रोसेस में आगे बढ़ने के बाद बनाता है नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज 1,3 बायफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। वन थ्री बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन बच्चे अब ये 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ना, उसका एक मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। आगे के स्टेप में एक ग्लूकोज से यहाँ पे 2 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे। एक ग्लिसरल्डिहाइड से एक ही बनेगा, बट एक ग्लूकोज से 2 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे। वो कैसे? क्योंकि डीएचएपी जो है ना बेटा, जैसे मैंने कहा वो भी इंटर कन्वर्टिबल है, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, तो डीएचएपी फिर से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये भी 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। तो मतलब हमारे पास अब स्टेप जो है वो डबल हो जाएंगे। यहाँ पे हमें काउंटिंग हर चीज की डबल करनी पड़ेगी। तो बच्चे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डीएचएपी G3 बनके दोनों ही 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे, वो भी 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास कुछ चीजें होंगी, लाइक एक तो NADP कन्वर्ट होगा NADPH2 में। ठीक है, NADPH2। और दूसरा बच्चे यहाँ पे हमारे पास एंजाइम जो है वो यूज होगा, यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है और ऊपर से रिडक्शन हुई है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, NADP NADPH2 में कन्वर्ट हुआ है ना, यानी कि रिड्यूसिंग पावर बनी, एनर्जी बनी है यहाँ पे भी। तो बच्चे इसके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुई है, तो पहली क्लास यानी कि ऑक्सीडो रिडक्टेज से एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, दैट इज डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो बच्चे फॉस्फो ग्लिसरिक डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ है H2 के ट्रांसफर के लिए, हाइड्रोजन आयन के ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास ये रिड्यूसिंग पावर जो है वो 2 बनेगी, 2 क्योंकि हम दो हॉलीक्यूल्स काउंट कर रहे हैं, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से और डीएचएपी जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ उससे भी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास एक ग्लूकोज से ये बनेगा। ठीक है, हम सिंगल नहीं ले रहे, हम डबल काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा एक ग्लूकोज का डाटा। अब 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को आगे कंटिन्यू करते हैं, उससे देखते हैं 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फो ग्लिसरेट यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। लेकिन बच्चे 1,3 बायफॉस्फो से, यानी कि 1 और 3rd पोजीशन दोनों जगह पे फॉस्फेट ग्रुप था, अब फॉस्फेट ग्रुप सिर्फ 3rd पोजीशन पे रह गया, यानी कि रिमूवल हुआ है ना फॉस्फेट ग्रुप का। तो बच्चे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया कहाँ? बेटा गया एडीपी के पास, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना, यानी कि हमारे पास एक एटीपी बना है बेटा। यहाँ पे NADPH2 बना और वहां पे एटीपी बना, पर हम 2 मॉलिक्यूल्स काउंट कर रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बने और यहाँ पे 2 एटीपी में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि हम एक पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल देख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे इसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो बना
और अगेन यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट्स दिस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हुआ है, अब उल्टा हुआ है लेकिन काइनेज की हेल्प से। ठीक है, अब अल्टीमेटली 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना। बस कुछ नहीं हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप थर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे ट्रांसफर हो गया और इसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बने आगे। ठीक है, और बच्चे इसमें हमारे पास जो एंजाइम है दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक म्यूटेस। म्यूटेस यानी कि अगेन एक आइसोमरेसिस है ना, आइसोमरेस क्लास से बिलोंग करता है। तो बच्चे ये हमारे पास आ गया आइसोमरिक। अब बच्चे 2-फॉस्फोग्लिसरेट अब आगे बढ़ेगा और बनाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा और इसमें इन्वॉल्व है हमारे पास एनोलेस एंजाइम। ठीक है, और बच्चे अगेन 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब लास्ट स्टेप बचा हमारे पास, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से अल्टीमेटली अगेन हमारे पास जो प्रोडक्ट चाहिए था वो है पायरुवेट। अब पायरुवेट बनेगा, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा और 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बन जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे इसमें जो एंजाइम यूज होगा अगेन फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है, तो एंजाइम जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज, अगेन काइनेज एंजाइम। तो ये फॉस्फेट ग्रुप अब गया कहाँ पे, अगेन एटीपी की सिंथेसिस में चला गया। 2 एडीपी थे, ये 2 मॉलिक्यूल्स हम कंसीडर कर रहे हैं, 2 एडीपी से 2 एटीपी बन जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास पूरा ग्लाइकोलिसिस। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बनाने थे, हमें 2 पायरुविक एसिड मिलने थे, मिल गए, 2 पायरुवेट मिल गए यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ से सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा, यहाँ से हमारे पास डाटा डबल हो जाएगा क्योंकि हमें डीएचएपी का डाटा भी डील करना है। लेकिन बच्चे ये स्पेसिफाई करना है आपको, थ्योरी में बताना है। जब आप लिखोगे तो आप थ्योरी में बताओगे कि इसको हमारे पास डबल क्यों लिखा गया। ठीक है, वैसे एक ग्लिसरल 3-डिहाइड से एक मॉलिक्यूल ही आगे बनेंगे, बस डीएचएपी भी ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, इसीलिए पूरा डाटा यहाँ पे डबल होता जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी डबल और एनर्जी करेंसी जो बन रही है वो भी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस है हमारे पास, ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हुआ। बस अब हम डाटा लेंगे कि कितनी एनर्जी बन रही है, कितनी करेंसी बन रही है हमारे पास एक ग्लाइकोलिसिस से बेटा। तो बच्चों इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास एनर्जी करेंसी कितनी बनी और कितनी यूज हुई, एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखेंगे, यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हुआ है, एक सिंगल एटीपी एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस में कुछ नहीं हो रहा और अल्टीमेटली हमारे पास थर्ड स्टेप जो है उसमें फिर से एनर्जी करेंसी यूज हो रही है, यानी कि एक सिंगल एटीपी यूज हो रहा है। तो इन चीजों को काउंट करें तो हमारे पास 2 एटीपी जो है वो यूटिलाइज हो गए और उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो ही है फर्स्ट और थर्ड स्टेप में। उसके बाद कहीं पे एटीपी यूटिलाइज नहीं हुआ है ना। अब अल्टीमेटली यहाँ से स्टार्ट करें, एटीपी को पहले काउंट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एटीपी यहाँ पे बना है और यहाँ पे बना है। एज वी नो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास यहाँ पे सारा डाटा डबल हो जाएगा, यानी कि 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे और उसके बाद 2 ही 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे। तो यहाँ पे भी 2 एटीपी बनते हैं और यहाँ पे भी 2 एटीपी बनते हैं क्योंकि डाटा डबल हो जाएगा, है ना। तो बच्चे अल्टीमेटली हमारे पास 4 एटीपी सिंथेसाइज हुए। पर बच्चे हम ओवरऑल डाटा देते हैं, यानी कि नेट गेन जो है, नेट एटीपी गेन जो है वो क्या हुआ, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स का हुआ, यानी कि 2 एटीपी का, क्योंकि 4 एटीपी बने, 2 उसमें से यूटिलाइज हो गए थे, तो 2 एटीपी इन टोटल बने।
है ना। ग्रॉस हमारे पास 4 आ रहा है एटीपी का, 4 एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं, लेकिन नेट फ्रैक्शन जो है वो 2 एटीपी का आएगा, तो इतनी एटीपी जो है वो सिंथेसाइज हो गए, ठीक है। लेकिन इफ विल टॉक अबाउट NADPH2, हमने पहले भी बात की थी कि NADPH2 जो है वो हमारे पास एक एनर्जी करेंसी होती है, बस फर्क ये है कि एटीपी हमारे पास डायरेक्ट कैश है और NADPH2 जो है वो एक चेक फॉर्म में है ना, चेक फॉर्म में इसे एनकैश करवाना पड़ता है, और एनकैश तो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान, ठीक है। वहां पे हम बात करेंगे इसकी बेटा कि किस तरीके से एनर्जी बन रही है। तो NADPH2 जो है वो हमारे पास बने थे टोटल 2, ठीक है, यहाँ पे बने थे। तो बच्चे इस स्टेप के दौरान 2 NADPH2 बने थे, लेकिन बच्चे मैं बता दूं सिंगल NADPH2 जो है gives 3 ATPs, मतलब एक NADPH2 से अल्टीमेटली जो हमारे पास एटीपी बनते हैं एनकैश करवाने के बाद, यानी कि चेक को कैश करवाने के बाद हमें टोटल 3 ATPs मिलेंगे। तो बच्चे एक NADPH2 से 3 ATP मिल रहे हैं और अल्टीमेटली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ NADPH2 जो है वो 2 सिंथेसाइज हुए, वो भी यहाँ पे, जिसके बाद हमारे पास इससे एटीपी जो आएंगे वो आएंगे 6 एटीपी अल्टीमेटली, ठीक है। और वो अभी नहीं मिलेंगे, अभी वो बाद में मिलेंगे, अभी इस प्रोसेस के दौरान डायरेक्ट एटीपी हमें सिर्फ नेट एटीपी सिर्फ 2 मिलते हैं, ये मिलेंगे लेटली जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होगी, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान हमारे पास 6 एटीपी इस प्रोसेस से और निकलेंगे, इस प्रोसेस की वजह से और निकलेंगे, क्योंकि इसने हमें 2 NADPH2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं जो एनकैश होने के बाद 6 एटीपी एज अ करेंसी हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बच्चे अब ये हो गया पूरा डाटा, मतलब ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल गई। हम स्टार्टिंग से ही ये बात कर रहे थे कि हमारे पास रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है एनर्जी यूटिलाइज भी करते हैं और एनर्जी जो है वे प्रोवाइड भी करते हैं, तो यूटिलाइजेशन और प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद यानी कि स्प्लिटिंग के बाद हमारे पास सारा प्रोसेस जो है वो हमें एनर्जी वापस से दे देगा, सिर्फ हमें यहाँ तक के लिए एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, स्प्लिटिंग तक के लिए, उसके बाद हमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। बाकी ग्लाइकोलिसिस की एनर्जी दौरान एनर्जी हमें मिलेगी, एडिशनल मिलेगी। तो यहां से खत्म हो गया पूरा ग्लाइकोलिसिस, और ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में, चाहे एरोबिक हो कंडीशन हो चाहे एनारोबिक कंडीशन हो, ग्लाइकोलिसिस बिना ऑक्सीजन के परफॉर्म होगा। सो बच्चे अब हमारे पास एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन चुके हैं, ठीक है, 2 पायरुवेट बन गए। अब उन 2 पायरुवेट का फेट क्या है आगे, तो फेट तो हमने देखा एरोबिक के केस में वो क्रेब्स साइकिल को फॉलो करेगा और एनारोबिक के केस में वो आगे फर्मेंटेशन के लिए चला जाएगा। तो एरोबिक के केस में आगे बात कर रहे हैं हम, एरोबिक प्रोसेस कर रहे हैं तो पायरुविक एसिड की बात करती हूँ। अभी मैं सिंगल पायरुविक एसिड ले रही हूँ, 2 मॉलिक्यूल्स नहीं ले रही। ग्लाइकोलिसिस के दौरान पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बने थे, ठीक है। अब मैं सिंगल मॉलिक्यूल लूंगी, तो बच्चे सिंगल मॉलिक्यूल का क्या होगा आगे, कि सिंगल मॉलिक्यूल बचा है चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अभी ये बना कहाँ, साइटोप्लाज्म में ना, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुआ, तो बच्चे अभी एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला जाएगा, वहां जाने के बाद इसके साथ होगा अलग प्रोसेस, आगे हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन करनी है पायरुवेट की। तो बच्चे नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का। अब जितने भी प्रोसेसेस होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे अप टू एटीपी सिंथेसिस। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान हमारे पास पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा।
और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा एक एंजाइम दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस वो भी सिंपल एंजाइम नहीं है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है पूरा एंजाइम का, ठीक है। तो बच्चे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा with also addition of a component that is coenzyme। कोएंजाइम में बाहर से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चे डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें रिडक्शन हुई है किसी चीज की, हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। तो बच्चे होता क्या है यहाँ पे, हमारे पास NAD जो है NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास एक और रिड्यूसिंग पावर बन गई, 3 ATPs की तैयारी और हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे भी रिडक्शन हुई, अभी एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया यहाँ पे, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम। अगर हम बात करें तो एक ग्लूकोज एंजाइम, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की हेल्प से। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमेशा डबल डबल मॉलिक्यूल्स के हिसाब से काउंट होगा, पर अभी का डाटा हम सिंगल मॉलिक्यूल्स के साथ ले रहे हैं, ठीक है। एक पायरुवेट से एक ही एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, यानी कि एक ग्लूकोज से एक ही रिड्यूसिंग पावर, एक ग्लूकोज से 2 रिड्यूसिंग पावर बनेगी, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में 2 रिड्यूसिंग पावर्स, एक पायरुवेट से एक एसिटाइल कोएंजाइम में। तो इस तरीके से अब एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब नेक्स्ट जो है प्रोसेस वो होगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो कि ऑक्सीजन रिक्वायर करेगा, ऑक्सीजन डिमांड करेगा बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप क्रेब्स साइकिल में ही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ और एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स और रिड्यूसिंग पावर्स निकलने वाली। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसी क्रेब्स साइकिल की बेटा।